अस्सलामुअलैकुम। जीएनएन स्पेशल के साथ मैं हूँ उस्मा नौमान। जाली बैंक अकाउंट्स केस में अहम पेशरफ्त हुई है। चेयरमैन नाब की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में 6 रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी गई है। उधर इंटरपोल ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में ओमनी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आरिफ खान को गिरफ्तार कर लिया है। पहले ये खबरें आईं कि आसिफ अली जरदारी के मुंह बोले भाई उवैस मुजफ्फर टप्पी को गिरफ्तार कर लिया गया है, मगर फिर इसकी तरदीद सामने आ गई। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि पेट्रोल पंप से तवज्जो हटाने के लिए उवैस मुजफ्फर टप्पी की गिरफ्तारी की झूठी खबर चलाई गई। उनका कहना है कि पीपल्स पार्टी हमेशा से टारगेट रही है, हर किस्म के हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार है। उन्होंने ये मुतालबा भी किया कि पंजाब के केस सिंध और बलोचिस्तान के केस खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल किए जाएं। उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि भुट्टोस के लिए पिंडी, बाकियों के लिए क्यों नहीं। हमारा सवाल यह है कि आखिर पीपल्स पार्टी इतना शोर क्यों मचा रही है? क्या आसिफ अली जरदारी साहब के गिर्द घेरा मजीद तंग होने वाला है? इन्हीं सवालों बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार चौधरी गुलाम हुसैन साहब और सीनियर तज्जियाकार सईद काजी साहब। चौधरी साहब, क्या लगता है जरदारी साहब के गिर्द घेरा मजीद तंग हो रहा है, इसलिए पीपल्स पार्टी इतना शोर मचा रही है? तो आप शोर भी ना मचाएं। अच्छा, शोर मचाने का हक देना चाहिए। असल में यह है कि उनका पहले ख्याल था जरदारी साहब और उनके साथ जो है कि जो पहले लोग पकड़े गए हैं उन्होंने खुरा नहीं मिटाया था। दे डिड नॉट कवर द ट्रैक। जी, हमने तमाम खुरे मिटा दिए, हम तक कुछ नहीं पहुंचेगा। वो अल्लाह ताला का अपना निज़ाम है, तो आप जो मर्ज़ी करते रहें, जो मर्ज़ी करते रहें। अब इन्होंने हिसाब देना ही देना है। ये गिरफ्तार भी होंगे, ये सजाएं भी खाएंगे और इनसे पैसा भी। वो तो कह रहे हैं हम जेल जाने से डरते ही नहीं है, पहले भी जेल जा चुका हूँ, अब जाए ना, कोई डर क्या नहीं है। मना कौन कर रहा है? अच्छा काजी साहब, आपको क्या लगता है जरदारी साहब गिरफ्तार हो जाएंगे? बिलावल कह रहे हैं हम हर किस्म का हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। क्या बिलावल हर किस्म के हालात का मुकाबला कर सकते हैं? देखें, वो यंग हैं, नौजवान हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे मैंने कल कहा था कि वो वालिद साहब के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, नाना के नक्शे कदम पे नहीं चल रहे। सबसे बड़ा पीपल्स पार्टी का जो सबसे बड़ा क्राइसिस है उसकी जो सोशल बेस एरोड हुई है पूरे मुल्क में, और सिंध में वो वीक हो गए। एक तो ये उनका मसला है। दूसरा ये कि जो अब वो तहरीक चलाना चाहते हैं, सिंध के अंदर उनकी अपनी गवर्नमेंट है, वो चला लेंगे कुछ, और चलाई भी है थोड़ी बहुत उन्होंने। और 4 तारीख को हम सुना है कि वो कोई बहुत ज़्यादा मुबैना तौर पर पैसा भी फेंका जा रहा है कि भुट्टो साहब की जो बरसी है उस पर वो बहुत कुछ कोई शोर वुल होगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत मीनिंगफुल। और महंगाई तो है, लेकिन महंगाई का जो मसला है वो ये है कि कौन इनके पीछे आएगा। लीडर के पीछे आवाम तब निकलती है जब लीडर पे एतबार हो। बंदा घर में उनके भूख है, बाहर वो डंडे खाने इसलिए आ जाए कि जो जरदारी साहब के जो है वो मुबैना अकाउंट्स को दिफा में वो बाहर आ जाए। मेरे ख्याल में ये कुछ नहीं होगा। और बाकी घेरा तंग जहाँ होने की है वो देखेंगे। अभी तो ये जिनके खिलाफ घेरा तंग हुआ है, यहाँ डील की बात हो रही है, बाहर जा रहे हैं, नहीं जा रहे, पैसे दे रहे हैं, नहीं दे रहे, ये इस किस्म की खबरें आ रही हैं। तो मेरे ख्याल में एक बात बड़ी है, अगर आपने पंजाब में इन लोगों को फिर कोई डील दी तो जो आपका एक एहतसाबी अमल वहाँ पे है उसकी फिर वो उसकी कोई मीनिंग नहीं रहेंगे। वो फिर कहेंगे देखो जी, पहले सिंध का प्राइम मिनिस्टर जो है उसको इन्होंने फांसी लगाया, और जो अब इधर इनको डील दे रहे हैं या इनके साथ अगर करते हैं वो क्या कहते हैं प्ली बारगेन। तो इसलिए मेरा ख्याल है घेरा तंग की मुझे बात देखते हैं कितनी है। मुझे बाद औक़ात इमरान खान में फ्रस्ट्रेशन भी नज़र आती है। देखो ना, ये खुद ही इन्हें प्रोडक्शन ऑर्डर भी दे देते हैं, जमानतें भी हो रही हैं। तो देखें कहाँ तक है। तो वो तो खान साहब कहते हैं ना हमारा इसमें कोई अमल दखल ही नहीं है, नाब आज़ाद इदारा है, अदालतें आज़ाद हैं, जो फैसला तो जो कहानी और हाइप आपने क्रिएट कर रखी थी इलेक्शन से पहले, उसका लोगों को क्या बताएंगे? अरबों रुपए निकालने हैं हमने, कितने कहाँ से अरबों निकाल रहे हैं, निकले अरबों। देखे ना, बताएं। तो कल जो चॉइस साहब बता रहे थे कि बातचीत तो चल रही है ना, निकल आएंगे। बातचीत चल रही है, पैसे हम उधार ले रहे हैं, कर्ज हमारे पूरा और चढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। चॉइस साहब रोज कहते हैं यार ये क्या करें, और आज महंगाई पे आएंगे। अब बाद में चॉइस साहब, बिलावल कह रहे हैं कि पेट्रोल पंप से तवज्जो हटाने के लिए उवैस मुजफ्फर टप्पी की गिरफ्तारी की झूठी खबर चलाई गई है ताकि लोगों की तवज्जो उस तरफ डाइवर्ट हो जाए। क्या वाकई ऐसा है? कोई किसी खास मकसद के तहत ये किया जा रहा है? ये इस तरह की झूठी खबरें प्लांट करने के केपेबल ही नहीं है। ये अपनी सच्ची खबरें नहीं दे सकते। तो आपको लगता है चॉइस साहब कि उवैस मुजफ्फर टप्पी की गिरफ्तारी की खबर किसी खास मकसद के तहत चलाई गई है? कोई मैसेज देना था जरदारी साहब को या पीपल्स पार्टी को? मैसेज तो लाउड एंड क्लियर है कि योर डेज आर अप। अच्छा, आपका खेल खत्म है।
अब वो लड़ रहे हैं अपने लेकिन जैसे इस खबर में कहाँ तक है सच्चाई कि इवन अवैस मुजफ्फर टप्पी साहब और जरदारी साहब में भी ताल्लुकात कुछ दुरुस्त नहीं है लेन देन के मामले पर? उन्होंने निकाल दिया हुआ है, उसको भाग गया हुआ है। ये हमारे लेन देन का मामला था, क्या था? आज सुबह थी वो उसको, यानी कई हर एक से ही जरदारी साहब का प्रॉब्लम यह है कि जितने भी इनके फ्रंट मैन थे ये आखिर में ये ओमनी वाले रह गए हैं सिर्फ जी। बाकी सब के साथ जुल्फकार मिर्जा हो, वो यानी बेशुमार लोग थे, यानी जो सबसे लड़ाई हो चुकी है। तो चाहे साहब अगर लेन देन पे, तो चाहे साहब अगर टप्पी साहब गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर क्या नुकसान हो सकता है जरदारी? वो भी अपना दे देगा जी, मैं तो इतने पैसे रखे हैं, बाकी तो सारे जरदारी साहब को वादा माफ गवाह बन जाएंगे। हाँ, यही है। लेकिन अभी मेरे ख्याल में वो बाहर हैं और ऐसी कोई कहानी नहीं है अभी तक, यानी मसदका हमारा कोई लेकिन एक अभी मसदका इतलात ये है कि वो दुबई में है ही नहीं, वो लंदन में कहीं घूम फिर रहा था। अच्छा, अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन जो जिन्होंने खबर दी है वो इंसिस्ट करते हैं कि वो उसको कर लिया हुआ 7-8 दिन का प्रोसेस हो। यानी आप कह रहे हैं कि वो दुबई में है ही नहीं, वो लंदन में है? यानी मैं नहीं कह रहा, इतलात है, जराए आपके कह रहे हैं, यानी आपने खबर दी है ये हमें। अच्छा काई साहब, अगर टप्पी साहब तो चले वो कह रहे हैं कि है ही नहीं वहाँ पे, दुबई में है नहीं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ओमनी ग्रुप के वो गिरफ्तार हो गए आरिफ खान साहब, और बड़ी इम्पॉर्टेंट उनकी हैसियत है ओमनी ग्रुप में, इसका क्या नुकसान हो सकता है? देखिए मैं एक और बात करता हूँ आपसे, वो लॉर्ड केन्स ने कहा था इन दी लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड। बात ये है कि यहाँ पे कितने टप्पी फिर रहे हैं, यहाँ पे कोई इन्हें डकैत नजर नहीं आता, यहाँ पे कोई कार्टेल नजर नहीं आता, यहाँ अरबों की जो है एम्बेजलमेंट वाले बंदे सीना ठोक के बैठे और अभी भी माल बना रहे हैं और 2 नंबर तरीके से बना रहे हैं। मुझे ये बताएं, यानी आप कह रहे हैं बाहर से बंदों को यार मैं ये कहता हूँ कि ये कहानी पता नहीं कौन लेके आ जाता है, वो आएगा उसको पकड़ेंगे, पैसे निकालेंगे, ये करेंगे। अरे भाई यहाँ जो लोग हैं मुझे बताएं, अगर आपका जो साबिक मिनिस्टर है पानी बिजली, वो कहता है कि यार एक बिजली का सेक्टर पकड़ लें कि यहाँ पे जो है वो डे लाइट रॉबरी हो रही है, इंटरव्यू में बैठ के सिटिंग मिनिस्टर कह रहा है, और अब भी हो रही है, मैं लिख के देता हूँ। आज फोरेंसिक ऑडिट करवा के देख लें 1994 से लेके अब तक जरदारी साहब ने ये जो मुआहदे किए थे, आपके कितने बिलियंस ऑफ डॉलर ड्रेन हुए हैं और आज आपकी रियासत पॉपुलराइज्ड हो गई है। एक भिखारी की कैफियत हमारी हो चुकी है और इनको कोई नहीं पूछने वाला जो यहाँ बैठे हुए हैं और जिनके बिलियंस पड़े, क्यों नहीं पकड़ते? तो बाहर वालों को पकड़ के लाएंगे। मसला क्या है? मसला ये है क्या इंप्रेशन देना चाह रहे हैं कि हम बाहर से लोगों को देखिए, मुझे नियत का नहीं पता, मुझे ये लगता है कि कोई ये तबका अपने तबके पर शोर मचाना चाहता है मगर कुछ संजीदा अटैक नहीं करना चाहते, क्योंकि फिर सारे इसमें आ जाएंगे। यानी आप कह रहे हैं कि तबदीली बेसिकली नहीं आनी। तब्दीली क्या है? मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब से जो बंदे लगवाए गए हैं टास्क फोर्स में, कोई जहांगीर तरीन साहब, अब जहांगीर तरीन साहब के तबके को हम जानते हैं जिस तबके से वो ताल्लुक रखते हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि कोई जिसने निकलवाने थे ना, कल भी हमने बात की थी, मोहम्मद बिन सलमान साहब ने उनको 7 स्टार जेल में रखा और कहा उठोगे तब जब पैसे देके जाओगे। यहाँ सदर आपके पास है, कोई ऑर्डिनेंस ले आओ यार कि इस वक्त फाइनेंशियल इमरजेंसी की कैफियत है, हम बिल्कुल जो है एक बड़ी खौफनाक किस्म की माशी एक तकलीफदेह सिचुएशन में, तो कोई निकलवाने वाला ही नहीं है। इल्जाम तो वैसे ही है पीटीआई पे कि वो एहतसाब करा रही है, तो फिर ऐसे ही करा लें। नहीं मतलब ये है कि वो भी एक ठीक कहते हैं ना कि वो कहते हैं जी नैब तो हमारे अंडर नहीं है, लेकिन बात ये है कि क्या लोग कुछ सीरियस हैं इसमें? आज 7 महीने तो हो गए हैं, अब 7 महीनों में आपने नवाज शरीफ साहब के 21 प्रॉपर्टीज जो निकली हैं, डेली मेल ने लिखी, कोई बंदा भेजा आपने? जय साहब आप क्या कहते हैं? काजी साहब बड़ी अच्छी तजवीज़ दे रहे हैं कि जैसे मोहम्मद बिन सलमान ने किया एहतसाब, फिर ऐसे करें ना, पैसे निकलवा लें एक ही दफ़ा सबसे। तो ये इस पर काम तो हो रहा है, इसी तरह के एहतसाब पे नहीं इस पर काम हो रहा है कि ये जो 100 बंदे हैं जिन्होंने 10 बिलियन 20 बिलियन 30 बिलियन डॉलर और इससे ज़्यादा और कम जो है मुल्क से लूट के ले गए हैं और यहाँ भी जायदादें और बेनामी भी रखी हुई हैं, उनकी लिस्टें अब बन चुकी हैं कि उनके साथ किस तरह निपटा जाए। बिलावल कह रहे हैं, आप जब ये खबर पढ़ते हैं कि मंशा जैसा कि पाकिस्तान के अमीर तरीन आदमियों में जिसका, अगर उसको नैब बुला रही है तो वो चाय पिलाने के लिए तो नहीं बुलाया जाता ना, तो वो माहौल तो बना हुआ है, लेकिन स्पीड इतनी स्लो है, रफ्तार इतनी कम है कि लोगों को नहीं लगता कि भाई ये कल परसों तरसों के रिजल्ट आएंगे। तो स्पीड क्यों स्लो है ना? स्पीड स्लो है क्योंकि अगर आपने कायदे कानून में, आइन और कानून के तहत जाना है, अदालतों के गुलाम, आपको पता है यहाँ अदालतों ने कई केस उठा के बाहर फेंक दिए जो हालांकि ओपन शट केसेस थे। ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। बाद अदालतों ने आपके सामने बेल देते हुए सारे केस, मैं तो कल वाली बात करूंगा चाहिए साहब,
मैं तो कल वाली बात करूंगा कि ये सिर्फ एक SHO का काम है, बुला लें और उनको बिठा लें, ये कवालियां पढ़ेंगे। ये अंदर ये जो जिन आपने खबर दी थी ना कि ऐसे घर मौजूद हैं जहां पे स्टैक हुए हैं जमीन से लेके छत तक नोट, मैं अभी भी आप कहते हैं ये खबर आपकी थी, तो क्या उसमें क्या दिक्कत है उनको पकड़ने में? सिर्फ मैं कह रहा हूं एक SHO को कहें कि जनाब ये बंदा आपके पास है, इस तरह पैसे हमारे साथ तो यही करते हो ना। मैं भी आपकी दिक्कत वाली बात जनाब आ जाते हैं 3 पीस सूट पहन के 15 वकीलों की। आपकी दिक्कत वाली बात पे मैं भी यही कहूंगी कि आप किस मुआशरे में रहते हैं कायद साहब? ऐसा हमारे मुआशरे में कब होता है कायद साहब? नहीं, ऐसा हमारे मुआशरे में बड़े लोगों को कौन SHO के सामने बिठाता है? बिठाया नहीं आपने। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ क्या किया, जुल्फकार अली भुट्टो के साथ आपने क्या किया? नहीं किया। वो तो 2 केसेस हो गए ना। नहीं, जहां आपने करना था वहां कर लिया। मुझे बताएं, यहाँ लोगों को तभी तो बिलावल कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को हमेशा टारगेट किया गया। कोड़े नहीं मारे, बाकियों को क्यों टारगेट नहीं? वो सारा तो आपने काम कर लिया, मगर ये आपके लाडले हैं, इनको आपने हाथ नहीं लगाना, जो है अंदर इनको AC भी लगा के देने हैं। इनको जो है ये जो पंजाब की शराफिया है, हाँ। जो यहाँ 30 साल से हुक्मरानी करते रहे हैं। भाई देखें, मैं इनसे एक सवाल पूछता हूँ, तो फिर तो यही करना चाहिए जैसे बिलावल कह रहे हैं ना कि पंजाब के केसेस सिंध में ट्रांसफर करें, बलोचिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में ट्रांसफर करें और फिर ट्रायल करें, फिर ऐसे करना चाहिए यार। इसी चक्कर में लगाते रहे, आनियां जानियां, देखो इधर से उधर चले जाएं, उधर से ये बिलावल आप मुल्ज़िमों को ये राइट देना चाहते हैं कि वो मर्जी का वो फिर कल कह दें हमारे केसेस दिल्ली में ट्रायल किए जाए। नहीं, बिलावल ये सवाल उठा रहे हैं ना चाई साहब, अगर पीपल्स पार्टी के केसेस सिंध से पंजाब आ सकते, क्या किया था पंजाब के सिंध गवर्नमेंट की वजह से अफसरान एविडेंस नहीं दे रहे थे, डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे थे, मुल्ज़िमों को छुपा रहे थे, सारी धमकियां दी गई थी नाज़री मजीद साहब मारने का जो है वो क्या। और उसके बाद ये बात उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब को चेंबर में जाके बताई गई थी कि जनाब हम यहाँ जो JIT के लोग हैं, बल्कि यहाँ तक कहा गया आपका नाम क्या है, अच्छा चलें नाम तो आपका पता चल जाएगा। ये इस तरह से बाकायदा थ्रेट्स दी गई थी वहां पे लोगों, और कोई पेपर नहीं देता, इसलिए ट्रांसफर किया गया था वहां से। ये ना ये और ये JIT के सोर्सेज से मैं आपको बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जनाब हमें तो उनके साथ क्या हुआ था कि आपको सिक्योरिटी नहीं देनी, जो पहली JIT बनी थी उनके बच्चों को आपको सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ी थी, पहले उनको रिश्वतें ऑफर करते हैं, फिर उनको धमकियां लगाते हैं। तो ये है, ये कल्चर है। अब इसमें रियासत अगर अपना पांव जमीन पे नहीं रखती तो ये आज हमारा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। देखिए आज हम बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ देनी है, फिर वक्फे के बाद नहीं अभी दे दें चाई साहब। चलें, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जो ये मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब जो कोल अखमत जेल में थे और बकौल उनकी साहबजादी के उनको एक दिन में कई दौरे पड़ रहे थे, कभी उनकी किडनी फेल हो रही थी खुदा न खास्ता, कभी उनका अंजाइना के अटैक हो गए, कभी पता नहीं क्या कुछ हो गया। उसके ऊपर क्या हुआ कि एक चुगताई लैब है प्राइवेट, उन्होंने एक कंप्लेंट दी थी FIA साइबर विंग को कि जनाब हमारी जो है वो इनको रिपोर्टों को जालसाजी से फैब्रिकेशन टेम्पर किया गया यानी तब्दील किया गया, उनको तब्दील करके उनकी वैल्यूज बदल दी, जहाँ 2 लिखा है उधर 200 कर दिया, जो 300, इस तरह की हरकतें करके हमारा बेड़ा गर्क किया गया है, हमारी क्रेडिबिलिटी फोटोशॉप में डाल के कंप्यूटर में डाल के कुछ इस तरह की कहानी। और साइबर विंग FIA जो है उसने बड़ी तेजी से उस पर किया इन्वेस्टिगेशन, और आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने ये क्या हरकत की है। वही कतरी खात, वही लंदन का खात, वही यहाँ डॉक्यूमेंट जाली, वही गलत और गवाह और वही कहानियाँ, ये सब इस केस में भी सामने आने लगी है। तो कोई कार्रवाई भी होगी? हो रही है ना, FIA बता तो रहे हैं कि साइबर विंग एक्टिव हो गया है। नहीं कोई एक्टिव तो हो गया, इन्वेस्टिगेशन भी हो गई, कार्रवाई होगी तो होनी है, तो इसलिए होगी। जिस किसी का भी नाम खुद ही दी एप्लीकेशन मालकान जो है ना, यानी जो भी है चुगताई लैब। बहुत बड़ी खबर आप दे रहे हैं चौधरी साहब, ये बहुत बड़ी खबर है। ये अब वो फाइनल स्टेज पर है, ये सामने आने वाला है कि जिधर ब्लड प्रेशर आपको पता है सारी चीजें कुछ का कुछ बना दिया सब के सब। ये हालत है यहाँ। अब किस चीज पर आप एतबार करें? देखिए आप जिस वैसे तो जहाँ पे आप जाली दस्तावेजात एक अदालत में पेश करके आराम से घर में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो वहाँ आप यही होगा चौधरी साहब। अगर आप किसी को ये बड़ा संगीन मसला है कि आपने वो दस्त ठहराबी ने छोड़े, हमने क्या हुआ, इन्होंने तो अब यानी मेडिकल का भी जो बेड़ा कर करना छोड़ दिया। लेकिन कायद साहब जैसे बिलावल कह रहे हैं
कि हमने 18वीं तरमीम के बाद सिंध हुकूमत ने बड़ी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है। कहाँ पे है वो बेहतरीन तो वो कारकर्दगी? बेहतरीन तो आप कारकर्दगी ये हमें नजर नहीं आती। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट निकाल लेते हैं। स्टंटेड ग्रोथ बलोचिस्तान के बाद सबसे ज्यादा जो है वो आपकी सिंध में है। सिंध के अंदरून में जाके देखिए, आज मैं एक प्रोग्राम में देख रहा था कि जो एक गंदे नाले के पास लोग बैठ के जो है वो इलाज के लिए बैठे हुए हैं, अस्पतालों का कोई हाल नहीं है। क्या इन्होंने हशर कर दिया है? मुझे बताएं क्या किया इन्होंने 3 हुकूमतों में, सिवाय मैं आज आपसे एक और सवाल उठा। वो तो विफाक को ऑफर कर रहे हैं कि आए हमारे साथ, हम आपके साथ मिलकर काम करते हैं। का रेपुटेशन मैं कर देता हूँ। एक प्रोग्राम में मैंने कहा, कलासरा साहब के साथ में शो करा था, तो मुझे वो ब्रेक में कहते हैं कि यार सलमान शहबाज साहब का मैसेज आया कि वो लाइव आना चाहते हैं। मैं फौरी तौर पर ले ले, हम इकट्ठा मॉर्निंग शो कर रहे थे, वो लाइव आ गए। उन्होंने अपनी बात की, मैंने उनसे एक सवाल पूछा। मैंने कहा हुजूर मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह, मैं समझता हूँ बिल गेट भी आप पे रश करता होगा। इतने कमाल के बिजनेसमैन मैंने नहीं देखे कि 1995 में लाहौर के इनकम टैक्स में आपके कुल असासे मियां शरीफ साहब के 5 से 6 करोड़ के थे, ठीक है, जो फैल गए माशाल्लाह, बहुत अच्छा, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। आप अपनी निजी मैशियत के साथ जो सरकारी मैशियत चला रहे थे, उसका आपने बेड़ा गर्क कर हो गया। वो ये कैसे हुआ कि आपके, कभी आपने सुना अली डार साहब को दुबई में नुकसान हो गया, मगर उनके अब्बा जी जो मैशियत चला रहे थे उसका बेड़ा गर्क हो गया। वाह, इनसे कोई पूछने वाला है? उधर जो है मिलें जो है वो बच्चे दे रही हैं, अंडे दे रही है मिले, इनकी जो अपना जरदारी साहब की मिले थी। हाँ। मुझे बताएं ना, ये क्या है? कौन पूछेगा, कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? कोई तफ्तीश होगी? कहीं जाली दस्तावेजात हैं मेडिकल की, और कहीं जाली अकाउंट्स हैं, कहीं जाली मेडिकल दस्तावेजात हैं, और कहीं जाली अकाउंट्स। सवाल नहीं पूछते। जिनकी लेबॉर्ट्री उन्होंने एप्लीकेशन दी है कि हमारी जो है डिस्टॉर्ट कर दी है, यानी उसको बिगाड़ के, मैं अब क्या लफ्ज़, मतलब जाहिर है, देखिए ना, वो उनकी रिपोर्ट अगर खराब करते हैं तो कल उन पर केस हो जाएगा। अगर उनकी रिपोर्ट जो है वो बेसिकली जो है वो गलत इंडिकेट कर रही है आपकी, जो ऑब्वियसली उनकी, तो फिर वो कहेंगे यार हम मारे जाएंगे। नहीं तो उनके पास कौन जाएगा कल? लेकिन काई साहब, मेरा तो ये सवाल है कि जिस किसी का भी नाम सामने आएगा इन्वेस्टिगेशन के बाद कि फलां बंदे ने टेम्पर किया है, तो क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? यार मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं यार, ये पकड़ना चाहे किसी को तो इनको पता नहीं होता। आपको पता है ना, हमारे पुलिस के बारे में कहते हैं बड़ी एडवांस है, डकैती से पहले पता होता है कहाँ। फर्ज करें वो कोई बहुत बड़ी शख्सियत हो, फिर भाई बात यह है, बड़ी शख्सियत हो या छोटी शख्सियत हो, इस वक्त आलम यह है कि इस वक्त बड़ी शख्सियत थी ना, नवाज शरीफ साहब छोटी शख्सियत तो नहीं थे। लिहाजा जो हमारे बड़े हैं वो बताते हैं कि जब एक रियासत बुरान में आती है और माशी बुरान में आती है तो रूलिंग क्लास खुद फटती है आपस में और अपने एक हिस्से पर अटैक करती है। मियाँ साहब इनके आदमी थे, हम तो नहीं लेके आए थे, इनको अवाम लेके आए थे, कोई लीडर थे ये। जब ये चौधरी साहब के सामने ये सारी कहानी हुई थी, ये सुनाते होते हैं हमें जनरल साहब जिस तरह से, तो बेसिकली जो है बड़े आदमी और छोटे आदमी की क्या बात है यार। यहाँ पे लूट मार करने वाले बड़े होते हैं या एक मेहनत से हलाक लाल की रोटी। अच्छा किसी ने बिजनेस किया है, अच्छा कोई बात, टैक्स दे रहा है, और उसके पास अगर कोई पॉलिटिकल पोजीशन नहीं है, देखे ना इनके पास तो पॉलिटिकल पोजीशन थी, इसलिए हमें शक पड़ता है। ठीक है, 6 करोड़ रुपया, 5 से 6 करोड़ रुपया डिक्लेयर करते हैं। क्यों ये गलत हरकतें कर रहे हैं? गिव इट ए ब्रेक यार, पैसा दे दे, जैसे इनकी दादी अम्मा ने कहा है कि जान छुड़वा ले, आगे उनके गले पड़ गई हैं। तो कल भी रिपोर्ट दी है हमने, क्यों ये तो इससे बचना नहीं है अब इन्होंने। तो ये जो कल हम बात कर रहे थे, चौधरी साहब के एतजाज़ एहसन साहब कह रहे हैं कि नून लीग रियायतें ले रही है और नून लीग जो है वो हुकूमत के साथ लचक का मुजाहरा करेगी, ऑपोजिशन का किरदार अदा नहीं करेगी, तो फिर ऐसी सिचुएशन में तो मिल रही है। ऐसी सिचुएशन में फिर हुकूमत क्या नून लीग के खिलाफ कुछ करेगी? ऐसी सिचुएशन में अगर नून लीग हुकूमत का साथ देगा, जो कि हुकूमत को ऑपोजिशन की जरूरत भी है। 2-3 हिस्से हैं ना, एक तो नैब हुकूमत के मतहत नहीं है। अगर कल परसों आपके बैठे हुए यही ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाएगी कि फ़लाँ फ़लाँ वज़ीर जो है वो नैब उठा के ले गई है, इस वक्त के वज़ीर जो हुकूमत समझे जाते हैं, या फ़लाँ भी उठा लिया, तो वो तो मुखालफिन कह देते हैं ना, बैलेंस करने की कोशिश नहीं, बैलेंस कर रहे हैं। मुखालफिन तो यही कहते हैं, यहाँ उनका मतलब है बैलेंस ही उल्ट हो गया है जब से अलीम खान को पकड़ा है ना PTI का। आप ये समझते नहीं, पहले ही बुरा हाल था पंजाब में, उल्टा और हो गया, इस तरह नहीं हो रहा। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, वो हुकूमत का एक तो उस पर नहीं अमल दखल, फिर यानी असम्बली में उतनी उनकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ही नहीं है, अभी तक एक कानून पास नहीं कर सके। तो यही तो पूछना चाह रही हूँ ना, नून लीग अगर साथ देने की बात करती है, और मैं कैटेगरिकली आज इस वक्त हतमी तौर पर कह रहा हूँ, जो लोग मैटर करते हैं, जिनका पिंडी और इस्लामाबाद में यानी मेन काम है, वो कहते हैं जी किसी को कोई ना NRO मिल रहा है
ना कोई रियायत मिलनी है, ना उनके साथ कोई डील होनी। तो फिर मामलात कैसे चलेंगे? मामलात ठीक पार्लिमानी चलेंगे, मामलात कैसे कानून चलेंगे? अपना रास्ता बनाएगा और कोई भी जिन्ना भी कादियां ने गाजरा ट्रेडर द पीर दे विल ऑल सफर, मे बी टुडे मे बी टुमारो। कैसा ऑपोजिशन कहती है कि अगर हमारा ताउन चाहिए तो फिर एहतसाब का अमल भी खत्म करो, क्योंकि एहतसाब और ताउन साथ साथ नहीं चल सकते। देखिए अभी तो फिर कैसे पार्लिमानी मामलात फिर कैसे चलेंगे? लूट मार और सियासत साथ साथ नहीं चलेगी। नहीं, ताउन क्या ताउन करें? कानून साजी के लिए अगर वो हर कानून मौजूद है यहाँ पे। आपके आइन में लिखा हुआ है कि कोई आदमी इधर भूखा नहीं सोएगा। आपके आइन के 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अगर आप बूढ़े हो गए हैं तो रियासत आपका ख्याल रखेगी अगर आपके पास नौकरी नहीं है। ये लिखा हुआ है। और कितने कानून बनाने हैं यार? 2026 आप ले, और जब इंप्लीमेंट ही नहीं करना, जब पूरी रियासत के तमाम वसाइल 1% के ऊपर खर्च होने हैं जो हो रहे हैं, तो आइन तावन नहीं करेंगे। क्या तावन नहीं करेंगे मुझे बताएं? क्या मतलब क्या तावन चाहिए इनसे? आप एक बजट अवाम के हक में पास नहीं कर सकते। अभी आएंगे अगली स्टोरी पे, हम यहाँ बताएंगे कि यार ये इमरान खान को कहते हैं ओहो जी बड़ी प्राइसेस बढ़ गई हैं। इमरान खान का प्राइसेस से ताल्लुक क्या है? यहाँ की प्राइसेस जो है वो इमरान खान तय करते हैं। यहाँ की प्राइसेस जो है वर्ल्ड मार्केट तय करती है। यहाँ पाकिस्तान में तेल की प्राइस, हाँ टैक्स हम लगाते हैं। हाँ। एक लीटर पे हम 40 रुपए टैक्स लगा रहे हैं, वो हमने लगाना है, क्योंकि वो अगर ना लगाएं तो ये इनके पास तो है ही कोई नहीं। मसला ये है कि क्या तावन करना है आपने? क्या तावन हो रहा है वहां पे? यहाँ पे स्टेटमेंट मौजूद है, 12 कार्टल्स बैठे हुए हैं आपकी असेंबली में, और वो 12 बड़े बड़े जो बिजनेस हैं इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, वो उनके मफादात की निगहदाश्त करते हैं। आप और मेरे हक में बनता है वहां पे कानून। क्या करेंगे ये? यानी आप कह रहे हैं कि जो प्राइसेस बढ़ाना या कम करना ये खान साहब के बस का काम नहीं। आप वर्ल्ड इकोनॉमी जो है या वर्ल्ड मार्केट तय करती है। ठीक है, यहाँ पाकिस्तान में इस पे हम बात कर लेते हैं और अपने नाजरीन को बताएंगे कि महंगाई के इस तूफान की वजह से आवाम जो परेशान, हुकूमत का क्या किरदार है, कितना किरदार है, और हुकूमत क्या आवाम को कोई रिलीफ देगी, इस पर हम बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तब्दीली सरकार आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गई है। आमदन तो नहीं बढ़ रही मगर महंगाई मुसलसल बढ़ रही है। एक तरफ हुकूमत गुर्बत मुकाव प्रोग्राम ला रही है तो दूसरी तरफ मुआशी पॉलिसियों की बदौलत हकीकतन गरीब आवाम की चीखें भी निकलवा रही है। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई 5 साल की बुलंद तरीन शरह 9.4% तक पहुँच गई है। सिर्फ मार्च के महीने में 120 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। इमरान खान बार बार ये कहते हैं कि थोड़ा सब्र कर लें, जल्द ही अच्छा वक्त आएगा। सवाल यह है कि अच्छा वक्त कब आएगा? क्या तब जब गुर्बत नहीं गरीब खत्म हो जाएगा? क्या अवाम इस हुकूमत से किसी रिलीफ की तवक्को रखें? चॉय साहब, क्या अवाम इस हुकूमत से किसी रिलीफ की तवज्जो रखें? नहीं, तवक्को तो अभी किसी को नहीं है। बेड़ा गर्क हो गया, लोग जोड़ियाँ फैला के बददुआएं दे रहे हैं, और अगर यही हालत रही तो ये हुकूमत जो है सर्वाइव नहीं कर सकेगी। ये बिलावल, ये आपकी मरियम, ये नवाज शरीफ, इनके तो कोई वो नहीं है पल्ले, कोई इनका साथ नहीं देगा, कोई सड़कों पर नहीं आएगा। जब यानी लाखों की तादाद में बेरोज़गार और लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ही कोई नहीं कि वो सब्जियां तक भी ख़रीद सकें, आटा तक लेके जा सके घर पर। 10,000 में तो उनका बजट कुछ नहीं बनना, और बेरोज़गारी भी 6 से लेके 12 लाख बंदा और आ गया मार्केट में। तो ये जो फ्लड गेट्स खुल गया ना, महंगाई के भी और बेरोज़गारी के भी, और ऊपर से बैड गवर्नेंस की वजह से, मसलन जो चीज़ मार्केट सब्ज़ी मंडी में बड़ी में या अकबरी मंडी जहाँ गल्ला मंडी में या दूसरी जगह 100 की है, वो आम आदमी तक पहुँचते 200 में बिक रही है, क्योंकि यहाँ वजूद ही कोई नहीं गवर्नमेंट का, पंजाब में ख़ास तौर पर। तो उसकी वजह से यानी लोग तो बहुत ही बुरी तरह पिस गए हैं, और ये झोलियाँ फैला के बददुआएं दे रहे हैं। और खान साहब ने अगर कोई रास्त इकदाम ना किए, इस सिचुएशन पर काबू पाने में नाकाम रहे, तो 5 साल छोड़ के ये 5 महीने भी नहीं रहेगी। काई साहब, आप ब्रेक पे जाने से पहले ये बात कर रहे थे कि प्राइसेस बढ़ाना या कम करना ये खान साहब के बस का काम नहीं है, ना ही उनका है। खान साहब से मुराद तो फिर रास्त इकदाम भी खान साहब ने करना है, किसी और ने करना है। We will hold him responsible। वो तो हम करेंगे, लेकिन सवाल क्या है? सवाल देखिए ना, आपके ये सिस्टम कैसे चलता है। यहाँ पे आपकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो कौन बनाता है? ये जो मीटिंग हुई थी इमरान खान की, अपनी इकोनॉमिक जो एडवाइजरी कमेटी उन्होंने बना रखी है, जिसमें एक बंदे ने डिसेंटिंग नोट दिया था कि IMF के पास ना जाएं, वो डॉक्टर इशफाक हसन खान थे। इसके अलावा साहब ने कहा जाएं,
बात ये है कि भाई प्राइसेस आपके कंट्रोल में कहाँ हैं? आपकी इकोनॉमी को डायरेक्ट आलमी मालियाती इदारे कंट्रोल करते हैं। 6 बंदे सेंटर में बैठे हुए हैं, 2 बंदे सूबों में बैठे हुए हैं, 2 बंदे उनके जो हैं वो स्टेट बैंक में बैठे हुए हैं। यार खौफनाक किस्म का कॉलोनियलिज्म है, इस पे आप बात ही नहीं करते। खान साहब को आप पता चला जब उन्होंने तकरीर की है सिंध में जाके कि जी 2000 अरब चला जाता है IMF और वर्ल्ड बैंक के पास, बाकी NFC अवार्ड। आप ठीक बात करें, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, लेकिन एक आम बंदे को इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। आम बंदे को तो यही पता है ना कि हुकूमत ने महंगाई ज्यादा कर दी है, पता है कि इस इलाके के चीजों की कीमतें कम कर दी। आम बंदे को तो तुर्की के बहुत बड़े लीडर उर्दवान जो हैं, आज उनको बहुत बड़ी ब्लॉक पता किससे पड़ी है? प्याज की कीमत से। वो जो लोकल बॉडी का इलेक्शन हारे हैं जनाब इस दफा, वो अंकरा में हार गए हैं, वो इस्तांबुल में हार गए हैं, और हर जगह हारे हैं। हालांकि आपको पता है वो इलेक्शन के रिजल्ट भी ऊपर नीचे कर लेते हैं। अच्छा, और वहाँ पे ये रिसेशन की वजह से हुआ। बात ये है कि ये इस माशी निज़ाम में अब 2 चीज़ें हैं, या तो आप यहाँ जो कार्टल्स हैं और जहाँ पे आप 1.5 रुपए की बिजली जो है वो 12 रुपए की, 16 रुपए की, 17 की जा रही है, 460 अरब रुपया जो है आप कैपेसिटी पेमेंट का दे रहे हैं, $3.25 लाख डेली। माय गॉड, कैपेसिटी पेमेंट है LNG टर्मिनल की। इतने बड़े आपकी ब्लीड हो रही है इकोनॉमी। या तो इनको हाथ में डालें, इनको पकड़ें, यहाँ पे प्राइस और बिजली को अगर आप सीधा कर लें तो इसका मतलब यह है कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ जाएगी, आपकी कास्ट नीचे आएगी, आपकी वो बरामदात बढ़ेंगी। मगर ना आपने अंदर के कार्टल्स को हाथ डालना है। IMF वर्ल्ड बैंक को हाथ लगाते आपको डर लगता है, ठीक है? आलमी जो मालियाती इदारे हैं, बजट वो आपको लिख के दे देते हैं। क्या कहा इशफाक हसन खान ने, ये पहले एडवाइजर रहे हैं इसके मिनिस्ट्री के भी, वो और नस्ट में, उन्होंने कहा कि जनाब वो बजट लिख के देते हैं, वो बना के देते हैं, जो भी वजीर खजाना होता है अगर यहाँ पे सागदार साहब हो वो आके पढ़ देते हैं तोते की तरह। अब ये भी तोते की तरह पढ़ देंगे। तो बात यह है, बड़ा दिल करता है हिस्ट्री में नाम लिखाने का और लीडर बनने का। लीडर बनना है तो इनसे टकराओ, लोगों की हालत बदलो, तकरीरें करो। यहाँ पर ठीक है तनख्वाह लेते रहो और तारीख में लिखा जाएगा कि 2018 में इमरान खान भी वजीर आजम बन गए थे, तस्वीर लग जाएगी। तो इसलिए हाँ, लड़ रहे हैं लोग दुनिया में। मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ, मैं आपको बोलीविया की मिसाल दे सकता हूँ, एवो मोरालेस की दे सकता हूँ, राफेल क्रोया की दे सकता हूँ, निकोलस मदुरो की वेनेजुएला में दे सकता हूँ, जो कि इवन आलमी जो है तौर पर खतरे मोल लेके अवाम के लिए लड़े हैं वो और लड़ रहे हैं। तो फिर वो होता है ये मैशत एक जकड़बंद है, समझ नहीं? पंजाबी में एक जकड़बंद होता है। इस जकड़बंद में हम कैद हैं और आके जो है वादे हम इलेक्शन में कर लेते हैं। आइन में लिखा हुआ रोटी देनी है, जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो हैवीली टिल्टेड है टुवर्ड्स 1%, आप कर कुछ नहीं सकते और आके वजाहतें करते हैं इंशाल्लाह परसों ठीक हो। जैसे मैंने कहा ना, इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड, ये पॉलिसियाँ होंगी और उसके बाद चलेगा और फिर आप जब फौत हो जाएंगे तो इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे। इस तरह कौन हुई? खान साहब तो कह रहे थे हम आर्टिकल में तरमीम करेंगे और आर्टिकल बनाएंगे जी कि हर शख्स को बुनियादी हक होगा कि उसके रोटी, कपड़ा, मकान, सेहत और तालीम मिलेगा। इतनी महंगाई कर देंगे तो इस वक्त तो माफ करना, मेरे से ज्यादा तो उनका बड़ा कोई सपोर्टर नहीं है। इस वक्त तो हालत जो लोगों के पास है वो भी खत्म होता जा रहा है। और ये भी बात है, वाहिद का प्रेशर अपनी जगह है, क्योंकि अगर इंतज़ामिया मौसर हो, पुलिस मौजूद हो, अदालतें काम कर रही हों, तो ये जो चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो 100 रुपये की चलती है वो 200 में लोगों को ना मिले, अगर उससे भी बड़ा फ़र्क पड़े। लेकिन यहाँ तो वजूद ही कोई नहीं है। यहाँ तो आपने परचून फरोशी जो है वो कहते हैं जी फलां रेगिस्तान या पहाड़ी इलाके में आप इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाएं और उस पर 45 करोड़ रुपया लगाएं, जहाँ उनको बंदा पूछे, ना वहाँ बिजली, ना पानी, ना गैस, ना सड़क, ना कुछ। वहाँ तुम 45 करोड़ लगाओगे और उसमें से 25 करोड़ खुद खाओगे, तो इसलिए उस इलाके में इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने का फ़ायदा क्या है? यानी मैंने सिर्फ आज आपको एक आप इंडस्ट्रियल स्टेट बना लेना, बिजली का बिल दे लेंगे आप? नहीं, वो बात तो सुने, वहाँ ज़रूरत ही कोई नहीं है, सिर्फ कि यहाँ से पैसे जो है निकाले जाए। मैं आपको कोई मतलब वारदात हर जगह वारदात करनी है बस। अब खान साहब को समझ आ जाए, कल आ जाए, आज आ जाए, तो ये फैसला समझ आ रही है उनको। सुन मैं ये रहा हूँ कि ये बुजदार हुकूमत का फैसला जल्दी हो जाएगा। अच्छा, ये भी एक खबर है। हाँ, ये खबर है, ये तो करना पड़ेगा। ये तो चाहिए साहब बड़े अरसे से हम सुन रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कि वहाँ जो है ना, वहाँ उस इलाके में जाके जिधर पानी, बिजली और गैस नहीं है और लोग पहले ही मर रहे हैं, उधर कौन सी इंडस्ट्री तुम लगाना चाहते हो? कोई सड़क नहीं है, वो जाता है वहाँ इंडस्ट्रियल, कौन जाएगा जी? 45 करोड़ रुपया जारी कर दो ता
ताकि वो जो सेक्रेटरी लगाया हुआ है आपने उसके जरिए उसने कहा जी इसमें से मैं इतना जो है ना। असल चौधरी साहब जो कहते हैं अगर मैं सलीस ज़बान में अर्ज करूँ ना तो यहाँ खाने पीने का जो सबसे बड़ा जरिया है ना वो डेवलपमेंटल बजट होता है। जितना माल इसमें खाया जाता है, ठेकेदार का हिस्सा अलग है, हर बंदे का ब्यूरोक्रेट का अलग है, ऊपर की पार्टियों का अलग है, तो ये सारा इस तरह से एक निजाम है। आप देख लेना ये लाहौर अवाम को खाने को कुछ नहीं मिलता, लेकिन इन सबको अवाम तो अपनी छोटी छोटी मेशतों से अपनी जिंदगी चला रहे हैं ना। जो बेचारे ने गुरेडी लगाई हुई है, कोई नौकरी करता है, कोई क्लर्क है, कोई किधर है, वो अपनी जिंदगी वो बेचारे अपने आप को अडॉप्ट करते रहते हैं, बद से बदतर सूरत हाल में अपने आप को अडॉप्ट करते रहते हैं। बिजली नहीं है तो बैठे हुए हैं बिजली के बगैर। अभी सुना है कि ये लोड शेडिंग अब आ रही है फिर गर्मियों में, ये सब कुछ। तो आपको इन सेक्टर्स में अगर आपने सीरियस देखे ना, जो स्टेक होल्डर्स हैं, मैं एक बात बार बार कहता हूं कि राणा भगवान दास से आपने एक रिपोर्ट बनवाई थी ये पेट्रोल पे कि इसमें कितनी बड़ी वारदात है। यार उसको खोल के देख लो, उसको पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा। लेकिन क्या है, ये कार्टल्स ने हर जगह पे अपना अपना जो है। काई साहब अभी भी 26 रुपए इजाफी पेट्रोल पे क्यों नहीं आते? आप ये क्यों नहीं पूछते कि खान साहब अपने इन वजीरों और वज़राए आला को क्यों नहीं पूछते कि जिधर कोई ज़रूरत नहीं है इंडस्ट्रियल एस्टेट की, उधर 45 करोड़ फौरी क्यों जारी कराना चाहते हो? मुझे ये बताएं ना, इसकी तरफ नहीं आ पाते। चौधरी साहब मैं इसलिए ये कह रहा हूँ ना कि यहाँ पे मैं एक और आपको बात बताऊँ, इनका दिल करता है इंपोर्ट करें, हम यहाँ ना निकालें। अभी कल एक डॉक्टर फरूख सलीम ने जो मैं उनका देख रहा था आर्टिकल देख रहा था, यहाँ पे 65% इलाके में सर्वे नहीं हुआ। इतना तेल मौजूद है, इतनी चीज़ें मौजूद है यहाँ पे, ये सर्वे नहीं करते। उसकी क्या वजह है कि जो लोग इंपोर्टर बैठे हुए हैं वो करने देंगे आपको? वो सारे वो इधर से अगर निकल आता है सामान हमारा तो ये बाकी वो क्या था, हो सके तो ज़माने से बगावत कर दो। नहीं वो नहीं था, वो ऐसे था कि पता नहीं क्या ना 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 वरना जहाँ माँ बाप हो सकता है तो दुनिया से बगावत कर लो, वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं शादी कर। ये था वो बात। तो मेरे ख्याल में इन्होंने शादी करनी होती है। नहीं, अगर आपकी यही औकात है कि आपने ना लोगों की हालत बेहतर करनी है, ना लूट मार बंद करनी है, और जो आपके बंदे लूट मार कर रहे हैं उनके गले में रस्सा नहीं डालना, उनका तो फिर साड़ी जान। मेरा एक सवाल आपको, मेरा साड़ी जान करना, मतलब व्हाट इज द यूज? अच्छा चौधरी साहब मैंने ये पूछना है, मार्च के महीने में, सिर्फ मार्च के महीने में 120 चीजों की कीमतें बढ़ी हैं, ये बद इंतजामी है या ना अहली है? ये दोनों है, दोनों है। और तीसरा ये भी है कि उसका भी असर आया ना, बिजली और गैस और पेट्रोलियम और डॉलर का। ये 4 फैक्टर्स ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन की है। और उसके ऊपर ये है कि हुकूमत नाम की शय कोई नहीं, वरना चलो कोई मतलब प्रोपोर्शनेट बढ़े ना। मतलब एक चीज़ जो 5% बढ़नी थी वो 50% किस तरह बढ़ी, वो ये है। आज बिजली, मैं आपको बताऊं, मैं मेडिकल स्टोर पे खड़ा था, आप यकीन करें कि कल किसी ने फिगर दी है कि 35% जो दवाइयाँ खरीदने वाले हैं वो वापस दवाइयाँ खरीदे बगैर जा रहे हैं। आप आज रिपोर्टर भेज दें किसी एक मेडिकल स्टोर पे, किसी मिडिल क्लास नेबरहुड में आप भेज दें और देखें, यकीन करें मैंने कई दफ़ा देखा है कि वो नुस्खा लेके आते हैं तो कहते हैं अच्छा इन्हें रहने दो, इसको छोड़ दें यार, ये दे दें हमें, ये आधी दवाई, ये कर दिया। तो सर जो बेचारा गरीब जिसके घर में रोटी खाने के पैसे नहीं है वो इतनी महंगी दवाइयाँ कैसे खरीदेगा? तो ये मुझे बताएं ना, इसको कौन रेगुलेट करेगा? तो यही सोचेगा ना कि इन दवाइयों से बेहतर है मैं अपने बच्चों को रोटी खिला लूं। मतलब मैंने खुद देखा है, हार्ट रेंडिंग मैंने देखा है कि एक मैं खड़ा था, वो एक क्या कहते हैं केमिस्ट, वो है भी, वो बेसिकली ना फार्मासिस्ट है। तो वो आया तो उसने बच्चा बीमार खड़ा वहाँ पे, माँ बाप बैठे हाथ, सर्दियों के दिन थे, कपड़ा प्रॉपर बच्चे ने नहीं पहना हुआ, खुली जूती पहनी। तो वो उसे कहते हैं यार इसको बुखार है। तो वो मेरा दोस्त है, वो कहने लगा अच्छा बुखार है, क्या हो रहा है? तो उसने कहा मैं दवाई नहीं दूंगा, डॉक्टर के पास जाओ। मैंने कहा यार कुछ दे देते बेचारे को। कहते काजी साहब मैं इसको दवाई दे दूँ, पता नहीं इसको क्या है क्या नहीं है, और ये सीरियसली बीमार लग रहा है ये। तो वो उसकी जेब में नहीं है पैसे कि वो डॉक्टर को 1000-1500 रुपया दे, या फिर जाएगा वो वहाँ पे किसी सरकारी अस्पताल में, वहाँ ऊधम मचा होता है। मैं जब खुद अस्पताल गया तो 12 बेड थे और एक बंदे को हार्ट अटैक हुआ। मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे बहुत तरक्की फरमाई है इन्होंने। एक टीका लगता है जो 1.5-2 घंटे लगता रहता है अगर आपको हार्ट अटैक हो, तो ठीक है। तो बंदे ने हाथ में उठाया हुआ है और खड़ा है, वो जो है ना, वो जो और वो हार्ट पेशेंट है, उसको अटैक, वो लगता ही उसको है, पता नहीं इसका अजीब सा नाम है जो डाइल्यूट करता है आपके ब्लड को। मैंने उसके डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है यहाँ पे? मैं भी था, खून पतला करता है, खून पतला। वहाँ उसने कहा सर हमारे पास 12 यहाँ पे 12 बेड हैं। वहाँ पे मेरे सामने एक औरत ने और मैं डॉक्टरों को बिल्कुल मैं नहीं कर रहा, बेचारे वो पिलर टू पोस्ट भाग रहे थे वो। तो मैंने उसको कहा, जब मेरे गिर्द आगे काफी आ गए, मैंने कहा यार देखो ये औरत बहुत ज्यादा मुझे लग रही है, उसके पास जाएं, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ हुआ। वो मेरे सामने शी डाइड। तो ये सारी हालत है, इसको देख के आप कैसे हुक्मरानी कर सकते हैं?
आपका दिल नहीं है, आप इंसान नहीं है। फिर बच्चों के साथ आप जो अशर करते हैं। हमने स्टोरी दी कि यहाँ 3-3 जच्चा एक बेड पर पड़ी हुई हैं। ये सारी चीजें आपको नजर नहीं आती? हाँ नहीं, हमें वो दावे तो बड़े करते थे ना हम। क्या दावे करते? खैर दावे तो ये है कि 8 महीने 400-500 अरब की आप चोरी करवा देंगे सर्कुलर डेट में, ठीक है, तो फिर वो पैसे है ना जो लोगों पे खर्च होने। 1500 अरब तो वो हो गया हुआ है। 16-15 चॉइस साहब 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, अभी गुज़श्ता रोज 726 मुलाजमीन एक महकमे से निकाल दिया गया और इससे पहले भी मुख्तलिफ महकमों से मुलाजमीन को निकाला गया। तो ये बताएं ना कि फिर बजाय इसके कि आप मजीद लोगों को रोजगार दें, आप पहले वाले लोगों को रोजगार से कह रही हैं, लेकिन वो तो कर रहे हैं ना उसका, यानी हाउसिंग का भी शुरू कर रहे हैं, दूसरा भी, लेकिन दैट इज वेरी स्लो। अगर अभी कोई ना कोई चीज़ तो सामने में अगर तो ये 22वां प्रोग्राम 21वां प्रोग्राम IMF का लेते हैं, वो सीधी अब मैं सादा उर्दू में कहता हूँ, यहाँ पे मैशियत की बात करते हुए लोगों को बड़ा चकमा देते हैं। हम मोटी मोटी इस्तेलाहें बोल के ना वो समझते हैं पता नहीं क्यों आसमानी बात हो रही है। ऑस्टेरिटी का क्या मतलब है? वो कहेंगे कि अपनी हेल्थ पे, सेहत पे स्पेंडिंग कम करो, एजुकेशन पे कम करो, डेवलपमेंट का बजट कम करो, ये इधर हमारे पैसे पहले निकालो, 2000 अरब रुपया हमारा निकालो, उसके बाद जो जी ये 1800 अरब आपने देना है, क्या ये चोरी जो बिजली की उनको दो, ठीक है, फिर आपको आप मिलिट्री, आप इतनी सिक्योरिटी टाइट सिचुएशन में 1700 रुपया जो अरब रुपया आपने उधर देना है, इंडिया आपके साथ खड़ा हुआ है, वो है, उसके बाद टाइम फिश बात खत्म। तो इसमें बात ये है कि ये नहीं, ये तो आवाम बैठ के ये बेसिकली इस सिस्टम से आपको इस पे मैं आपको बताऊं, ये रिफॉर्म से भी काम नहीं चलेगा। ये समथिंग नेक्स्ट टू रेवोल्यूशन करनी पड़ेगी। टीम है हमारे पास, आपके सामने ये जो टीम है, कौन सी टीम है आपके पास? अब आप डॉक्टर हुसैन तो आप सारे एलीट इकोनॉमिस्ट, आप फिर ये केस बना रहे हैं कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी वगैरह के हवाले कर दें मुल्क। यार वो तो आपने 2 मिनट पहले कहा था ना, वो तो बात फारग है, वो खेल खत्म हो गया। मुझे बताएं, हमारे कहने से क्या अलमिया है हमारा? हम एक ज़राई मुल्क हैं और हमारे वजीर ख़जाना कह रहे हैं कि उन्हें ज़राअत के बारे में पता ही कोई नहीं। वो पता नहीं, आप हम वहाँ थोड़ी बैठे थे, क्या बात हुई है, रिपोर्ट तो यही बात है। मैं आज भी वही उसी पर कायम हूँ कि वज़ीर आज़म हो या कोई हो, एक नाहल शख्स को आप सरकारी अजलास में शामिल नहीं। खान साहब कह रहे हैं कि ज़राअत पे ब्रीफिंग लेने के लिए, उनकी एक्सपर्टीज से फ़ायदा उठाने के लिए उनको बुलाया। सॉरी रॉन्ग नंबर, नो, इस तरह नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। जो आइन और कानून के मुताबिक आप कर सकते हैं ना, नहीं आप इन पर्सनली कर लें, मुझसे कोई मशवरा कर लें, नॉट ऑफिशियली। वो तो ना आप काबीना के इजलास में ऐसे ज़राअत के मामलात, काबीना के इजलास में आप किसी आदमी को नहीं बुला सकते। और फिर एक और भी बात है यार, उनके खिलाफ अदालत का फैसला आया हुआ है, टेंटेड है वो टेंटेड है बाकायदा। हम यहाँ तो बड़ी तकरीर करते हैं कि नवाज शरीफ को क्यों आपने लगा दिया, उन्होंने क्यों बना दिया, आपने पार्टी का कायद बना दिया आपने, है? तो वहाँ भी हमें बात करनी चाहिए ना कि भाई ये टेंटेड है। वहाँ सारी स्टोरियाँ छपी हुई हैं यहाँ ये और वो वजीर क्या क्वाली कर रहे हैं, फैसल वाडा और दो फवाद चौधरी, और वजीर आज़म ने मना कर दिया उनको कि किसी भी किस्म का बयान नहीं, मना कर दिया। तो ये क्या करते, क्या कभी कुछ चीज़ शुरू कर देते हैं, कभी कुछ शुरू कर देते हैं नॉन इश्यूज पर। वो असल काम की तरफ आए हैं, ये महंगाई को टैकल करें। सबसे बड़ा इशू तो इस वक्त महंगाई है आवाम के लिए। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि महंगाई आपके पास, आपके हाथ में कुछ नहीं है उसको करने के लिए। और मैं तो फिर साथ आगे जाता हूँ कि यहाँ जो लूटमार हो रही है, हाँ बड़े पैमाने पर नहीं है, लोकली हो रही है, पर उसको तो बंद करें। ब्लीडिंग जो हो रही है ना आपकी बड़े सेक्टर्स में हो रही है, गैस में हो रही है, बिजली में आपकी ब्लीडिंग हो रही है, पेट्रोल में हो रही है, जनाब पता नहीं और कितनी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां बन चुकी हैं। ये सारा आम आदमी पर पड़ रहा है, क्योंकि आखिर में जो फुट करता है ना बिल को जो बिल पे करता है ना वो आम आदमी। आपने हाई स्पीड डीजल की कीमत की, वो जो भी अशिया जो है नकलो हमल होती है वो उनमें डाल देंगे, क्योंकि मिडल मैन ने पैसे नहीं देने, मैन्युफैक्चरर ने पैसे नहीं देने। जितना आपने टैक्स डालना है उन्होंने उसकी प्राइस में डाल के नीचे आगे पास ऑन कर देना, वो मैंने और आपने देना है। और बाकी आप अस्पतालों की हालत देख लें, जो है यहाँ 80,000 अताई जो है सिर्फ बड़ा पंजाब में तरक्की की। यानी आप कहते हैं बेरोजगारी का रोना रोते, बड़ी वो यहाँ ये किया है, वो सेक्रेटरी जो चाहता है 55 साल की उम्र के बंदे को जो है पहले कॉन्ट्रैक्ट पर रख दिया है, उसके बाद अब उसको पक्का करने के लिए, और उनको बड़े है यार, जो शहबाज शरीफ कर रहा था, नवाज शरीफ कर रहा था, ये लोग भी वही कर रहे हैं और उन्हीं के लोगों को आगे रखते हैं। क्या बड़ी दिलचस्प बात है। जनवरी के महीने में असद उमर साहब ने ये फरमाया कि हमने जो महंगाई की है उसका असर जो है वो अमीर तबके पे पड़ा है, गरीब पे उसका कोई असर नहीं पड़ा। सवाल ये है कि क्या गरीब शख्स खाना नहीं खाता, क्या गरीब आदमी दवाई नहीं लेता, क्या गरीब आदमी पेट्रोल इस्तेमाल नहीं करता,
क्या गरीब आदमी के घर गैस नहीं आती? मुझे एक बात लगती है उस्मा, मुझे ये लगता है या तो इन्हें अंदाजा नहीं था कि किस मईशत में और किस माशी निज़ाम में ये टेक ओवर कर रहे हैं। They were not serious about that. उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो तो कहते थे हमारे पास पूरा या बहुत नहल है या इनको मेरे ख्याल में अब तो चौधरी साहब ने भी कह दिया ये बहुत नहल। पता ही नहीं था चौधरी साहब, इनको अंदाजा ही नहीं था। मैंने जैसे कहा ना कि हम जो है 22 हमने IMF की जो प्रोग्राम्स लिए हैं उन्होंने हमें क्रिपल कर दिया है, इस मैशत के एक जकड़बंद में हमें डाल दिया है। 100 बिलियन का आपके ऊपर कर्जा उन्होंने डाल दिया। इस वक्त आपको पता है जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है इसमें जो सबसे बड़ा वो कौन है? आलमी मालियाती इदारे 2,000 अरब रुपया वो लेके जाते हैं। वो आके कहते हैं ओहो नहीं सेहत पे पैसे नहीं लगाने, ये इधर करें, ये हमारे पैसे हैं, ये इधर करें। फिर जाहिर है उसके बाद खान साहब कहते हैं मेरे पास तो 1,000 अरब बच्चे, आप मैं क्या करूं? ये मामला है। तो फिर ना आपने टैक्स बेस बढ़ानी है। अच्छा, टैक्स को सादा नहीं करना। डॉक्टर इकरामुल हक ने ये कहा कि यार 10% आप जो है ना फ्लैट टैक्स रेट लगा दें और उसमें आपको 4 से 5,000 अरब रुपए, और वो बंदा कंपिटेंट भी लगते हैं मुझे, लगते नहीं बल्कि हैं इंटरनेशनली वो बंदे, उनको यूनिवर्सिटी में बुलाया जाता है, उनसे कोई नहीं पूछता। ये जितने IMF और वर्ल्ड बैंक के साबका मुलाजम, हालिया मुलाजम जो कि होते ही वारदात पे जो मैंने एक दिन कहा था, मैंने कहा यार बात ये है, किसी ने मुझे पूछा फलां यूनिवर्सिटी है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, उसके खिलाफ बड़ा कुछ हो रहा है। मैंने कहा जनाब हमें जितना नुकसान कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड ने पहुंचाया है यहाँ की किसी 2 नंबर यूनिवर्सिटी ने नहीं पहुंचाया। ठीक है, एक ब्रेक हम लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को हम आएंगे। मार्च का खत तमाम आईनी तकाज़ों को पूरा करता है। खत बामकसद और नतीजा खेज मुशावरत की नीयत से लिखा गया। इस खत के जरिए जोर देता हूँ कि मुशावरती अमल का हिस्सा बने। खत के जवाब में तहरीरी तौर पर आप भी अरकान के नाम नामजद करें। अगर आप मुशावरती अमल का हिस्सा नहीं बनते तो मैं और अवाम ये समझने में हक बजानिब होंगे कि आप आईनी अमल से एहतराज बरत रहे हैं। ये है उस खत का मतन जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तकर्रुरी के हवाले से अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को लिखा है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि बहैसियत वज़ीर आज़म तमाम आसामियाँ आईनी अंदाज में पुर करने के लिए पुरअज़्म हैं। सवाल यह है कि अब अपोजिशन लीडर इस पर क्या जवाब देंगे और क्या वज़ीर आज़म इमरान खान और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात हो पाएगी? चॉइस साहब, इस तरह की तकर्रुरी के लिए कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ में जो मुलाकातें होती रही हैं पहले भी माजी में, और इस तरह की मुलाकातों और इत्तेफाक की मिसालें पहले भी मौजूद है, क्यों खान साहब मुलाकात नहीं करना चाहते? अभी भी वो कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को कि तहरीरी तौर पर लिख के आप मुझे जवाब दे दें। तो दे दें, उन्होंने क्या करना है? ये मतलब उन्होंने मुलाकात क्यों नहीं कितने भरा उन्होंने 6 तो उन्होंने 7 होंगे तो किड़ा कारनामा अंजाम दे लेंगे। अगर मिल लेंगे तो क्या करेंगे? कोई मुल्क की कौम की खिदमत हो जाएगी? कोई भी नहीं। अब ठीक है, अगर उन्होंने कोई नाम सही दिए हैं तो उनको कर दें। वो जो इलेक्शन कमीशन में तकर्री करनी है ना मेंबर्स की, तो यानी एक नहीं रखेंगे तो दूसरा रख लें, दूसरा नहीं रखें तीसरा छोड़े। वक्त ज़ाया करते हैं, असल काम की तरफ आए, लोगों की जान छुड़ाएं। जो पहले आपने डिस्कस किया, महंगाई का तूफान, बेरोजगारी का सलाम, लेकिन साथ साथ इदारों के हवाले से भी हो जाएगा। उसमें क्या है, ये मामलात भी तो ज़रूरी है ना। तो पहले फिर उनका कोई एक वजीर और इनका एक बंदा मिल ले जो सारे कुछ शॉर्ट लिस्टिंग कर लें। फिर अगर वज़ीर आज़म और लीडर ऑफ द अपोजिशन भी यानी 10 मिनट मिल लेंगे, और ये इस पर वक्त ज़ाया नहीं करने। अभी हो किधर जा रहा है मामला? मेरे ख्याल में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ और बहुत बड़े यानी गिरफ्तारियाँ जो है ना वो अगले 1 महीने के अंदर तवक्को है कि पाकिस्तान में काफ़ी हद तक हलचल मचने वाली। अच्छा, काई साहब आपको क्या लगता है क्यों नहीं मिलना चाहते वज़ीर आज़म? आपने क्या वजह है जब हमेशा से ऐसे ही आईनी तरीका चलता है? इट मेक्स नो डिफरेंस मिले या ना मिले। मगर मैं आप एक और बात बताता हूँ। मेरी कल परसों मेरी तारक मलिक साहब से मुलाकात हुई जो नादरा के चीफ थे। उनसे बात हुई। अच्छा, वो कर क्या रहे थे? उन्होंने कहा कि मैं इनको एक ऐसा सिस्टम दे रहा था कि जिसमें आप एक्सेस कर सकते हैं स्टेट बैंक, इलेक्शन कमीशन और FBI, कि आपको एक मैं सॉफ्टवेयर बना के दे रहा हूं कि जिस बंदे ने कागजात नामजदगी रखे हैं 1 मिनट में पता चल जाए कि ये डिफॉल्टर है, इसने बिजली का बिल नहीं दिया, ठीक है, और जनाब इन्होंने उसको चौधरी निसार अली खान ने उसका हशर क्या किया, उसको निकाला यहाँ से। दूसरी बात मुझे बताएं, ये इलेक्शन होता है, आप 15 लाख और 30 लाख में इलेक्शन लड़ सकते हैं। फॉर से ये झूठ बोलते हैं हमारे साथ। ये फॉर द रिच क्या थी चौधरी साहब? टू द रिच क्या बाय द रिच? ये है डेमोक्रेसी आपकी। मिडिल क्लास यानी 0.1% लोगों को यहाँ पे इख्तियार है इलेक्शन लड़ने का,
और 99% लोगों का अगर दिल करे तो वोट डाल जाएं, क्योंकि रिजल्ट भी बाज़ औक़ात हम इतने खुदकार निज़ाम है कि रिजल्ट हमने इलेक्शन से पहले बनाया होता है। तो बात यह है कि इतने करने के काम है, इतने करने के काम है। यहाँ ये इलेक्शन कमीशन क्या करते हैं, 2013 का इलेक्शन फेयर था 2000, और मैं नहीं कहता, ये खुद किसी एक इलेक्शन के रिजल्ट के बारे में आज तक कंसेंसस नहीं हुआ कि इनका इलेक्शन फेयर था। सारा फ्रॉड, सारा ड्रामा, वारदात। 2013 का इलेक्शन क्या था, ठीक नहीं, पर अब आपने कभी नहीं सुना कि खान साहब बनाए ना कोई ऐसा, ये मुझे बताया ना भाई, नहीं बनाना चाहते हम, आवाम की विल को मुनक्किस नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते कि आवाम के रियल नुमाइंदे पहुंचे, हमारी वारदातों को पकड़ें, इन कार्टल्स को हाथ डालें, हम नहीं चाहते। तो खान साहब तो तब्दीली का नारा लेकर आए ना, वो बनाए फिर एक मजबूत इलेक्शन कमीशन, बाइख्तियार इलेक्शन कमीशन। मैं ये कह रहा हूं कि आबे का आबा बिगड़ा हुआ है, इलेक्शन में जो है वो अपने बंदे लगा ले। अभी मुझे बताएं, अभी तो खुदा का शुक्र है कि जुडिशरी में हम देख रहे हैं कि कुछ लोग हमें नजर आने शुरू हो गए हैं, वरना यहाँ तो मलिक क़य्यूम ही लगते थे। और जी भाईजान कितने साल अंदर करा, वो तो क्या फार्स थी यार, ये आपके सामने हुआ है। तो ये है, अगर करना है, इफ यू आर सीरियस तो आए बैठे। 6 रेफरेंस तो दाखिल हो गए हैं ना जरदारी वगैरह के साथ, जो लोग हैं उनके बारे में बहुत वाक़या है। ये रेफरेंस तो आ रहे थे ना, पहले और भी बड़े इदारे हैं जहां पर इस वक्त तकर्रियों की जरूरत है और नहीं हो पा रही है, क्योंकि ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान आपस में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं। कितनी कमाल की होती रही है, आपकी थोड़ी खिदमत करके गए हैं इस मुल्क में। नैब के साहब का चेयरमैन, क्या नाम था बला साहब, कमर जमान चौधरी साहब, माशाल्लाह, उनका किसी ने पूछे नहीं आज तक। उनके तो बाकियों को आपने फांसी लगा दी है, और बाकी भी कुछ जब तक लोगों से रिकवर नहीं करते, लूटा हुआ पैसा और खजाने में नहीं आता, ये मुल्क आगे नहीं जाएगा। और यही मैं जो कह रहा हूँ ना बार बार, अगर ऐसा 5 सालों में ना हो तो मुल्क वहीं पे खड़ा रहेगा। में जो मैं बार बार कह रहा हूँ ना आपको, कि यहाँ से भी 40 करोड़ निकाल लो, एक पार्टी की पेमेंट थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनको पैसा दे दो। क्या क्या पूछते हैं, उन्होंने कहा जी हाँ आपको बिल दे देते, 15 करोड़ हमें दे दो। ये आजकल के वाक़यात बता रहा हूँ, ये कोई मालूम माजी के किस्से नहीं सुना रहा। वो तो अरबों में से नीचे नहीं आ रहे थे ना, अब चूँकि है ही कुछ नहीं है तो चलो जो कहते वही हासिल करते जाओ। लेकिन कायद साहब ठीक है, एहतसाब का अमल चलना चाहिए, हम मानते हैं, लेकिन साथ साथ बाकी मुल्क भी तो चलाना चाहिए ना। सिर्फ एहतसाब के अमल पे कैसे आप बैठे रह सकते? देखें, जो आज का सबसे बड़ा क्या, अभी आपने वॉल स्ट्रीट की मूवमेंट देखी थी, 99% अगेंस्ट 1%। यहाँ पे पब्लिक पॉलिसी का कैप्चर हो गया है। यहाँ पे गेटेड कम्युनिटीज़ बन रही हैं, यहाँ पे 5 स्टार अस्पताल बन रहे हैं, 5 स्टार स्कूल हैं। आप देखें ना यहाँ पे क्या पाकिस्तान के अवाम टैक्सेस का पैसा वहाँ पे खर्च हो रहा है। IMF साहब ये डरो उस दिन से, और इमरान खान हुकूमत भी डरे जिस दिन लोगों ने महंगाई, बेरोजगारी, बैड गवर्नेंस, लोगों के साथ नाइंसाफ़ी, पुलिस की ज़्यादती, इंतज़ामिया की बेहसी और उनकी जुल्म ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ अवामी मूवमेंट जो है ना वो सड़कों का रुख करेगी। इनका पता नहीं चलेगा। ये उसको उस वक्त से पहले मैं आज आपको एक बात बताऊं, उसको कंट्रोल करें चौधरी साहब, और ये बलावल और ये जरदारी नहीं कर सकते। आपको एतजाज एहसन साहब की तकरीर याद है जब इमरान खान आए थे बाहर, कि ये ठीक कह रहे हैं कि जो बाहर लोग निकले हैं ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, इस निज़ाम को बचाना। निज़ाम नहीं डिरेल होना चाहिए, करप्शन का निज़ाम, वारदात का निज़ाम, चोरी डकैती का निज़ाम, इसको नहीं निज़ाम, जमहूरियत चलती चले, क्योंकि ये जमहूरियत एक, क्योंकि जमहूरियत में इनका फायदा है। इट्स नॉट अ डेमोक्रेसी, फॉर हेवन सेक, मैं पहले भी कहता हूँ ये ओलिगार्क्स हैं, ये डेमोक्रेसी नहीं है। और आज का जो क्राइसिस डेमोक्रेसी का ये है कि जो आपका रेगुलेटर है, जिसने रेगुलेट करना है, वो स्टेक होल्डर है। आप अपनी आखिरी फिक्र कि आप ब्लू एयर चलाएंगे या PIA चलाएंगे, बात इतनी सी बात। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हो, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल के बाद।